जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछला हमारा वीडियो था उस पर हम लोगों ने जोल्बेराइन किया है और इसका स्थापना क्यों किया गया और इससे क्या क्या लाभ हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो पे पढ़ा। तो जैसा कि आपने देखा कि जोल्बेराइन की स्थापना 1834 में किया गया था और किसके पहल पे, प्रसा के पहल पे किया गया और इससे क्या क्या लाभ हुआ इसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल्स हम लोगों ने देखा। और आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, आपका 1815 के बाद रूढ़िवाद का जो विचारधारा उत्पन्न हुआ था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने कल के वाले वीडियो में जो 3 दिन पहले हम लोगों ने वीडियो लिया था, जो कि 3 दिन के बाद वीडियो लेने का कारण है कि बीच में बिजली बहुत नहीं थी हमारी, क्योंकि पानी गिर रहा था, यानी कि बारिश हो रही थी तो बिजली नहीं थी, जिसके कारण ना ही फ़ोन चार्ज था और ना ही हमारा जो लैपटॉप है वो चार्ज था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था। तो आज के टॉपिक पर बात करेंगे 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। तो हम लोगों ने पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था एक उदारवादी विचारधारा करके था, जिसका अर्थ था आज़ाद, जो लैटिन भाषा का शब्द से बना था, जिसका अर्थ था क्या, आज़ाद। और उसका मतलब क्या था कि व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यक्तिगत और साथ साथ में आर्थिक रूप से लोगों को आज़ादी मिलना चाहिए, जो कि हम लोगों ने टॉपिक वाइज देखा कि आखिर उदारवाद का क्या मायने हैं, उदारवाद का क्या मतलब है। और फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो उदारवादी विचारधारा आया, जिसके चलते एक नया माहौल क्रिएट हुआ, जिसके बाद जोल्बेराइन का स्थापना किया जाता है। आज हम लोग उसी प्रकार के एक नए विचारधारा का बात करेंगे, जो है रूढ़िवादी विचारधारा। तो सबसे पहले समझते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा है क्या और ये विचारधारा कब से लागू हुआ। तो आपको पता होगा कि जब उदारवाद का विचारधारा लेके नेपोलियन आता है और नेपोलियन ने जिस तरह अपने प्रशासनिक क्षेत्रों का सुधार किया और उन प्रशासनिक सुधारों के दौरान जो उन्होंने राजतंत्र को फिर से बहाल किया और प्रजातंत्र का खात्मा करके और राजतंत्र का फिर से बहाल किया, भले ही उन्होंने अपने राजतंत्र में वो कुशलता दिखाई कि ये शासन की अच्छी पद्धति है, लेकिन जिस तरह से वो कर को लिया करते थे और जो शासन पद्धति बाद में जो जाके इन्होंने बनाया नेपोलियन ने, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो उदारवादी विचारधारा है उससे लोगों के मन में डर पैदा हो गया कि आगे ये उदार, ये स्वतंत्रता वाली अगर विचारधारा है, क्योंकि नेपोलियन हमेशा अपना मन का सुनता था, अपना जो हो वो करता था, ज़्यादा तानाशाही का प्रयोग करने लगा था नेपोलियन। तो इससे कहीं ना कहीं, और इनका जो जबरन भर्ती का जो सिद्धांत था कि लोगों को सेना में जबरदस्ती दाखिल कर लिया जाना और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए युद्ध करना, ये जो इनकी मन की प्रवृत्ति थी, इसके कारण यूरोप में क्या हुआ, 1815 में जब नेपोलियन का हार हो जाता है, उसके बाद एक नई सरकार पे जोर दिया गया, वो था क्या, रूढ़िवाद का सरकार। अब रूढ़िवाद सरकार क्या था, तो गौर करना, परिवर्तन का बात करूं तो जब लुई 16वां का विघटन होता है, तो लुई 16वां के विघटन के बाद हम लोगों ने देखा कि एक नया सरकार बना जो कि उदारवाद के सिद्धांत से प्रेरित था। किस पे, उदारवाद का, यानी कि वो परिवर्तन को चाहता था। लेकिन जब वो परिवर्तन के फलस्वरूप लोग और यातनाएं और ज्यादा कष्ट बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, तो लोगों का जो माइंडसेट है वो उदारवाद से, कहां से, उदारवाद से किधर आके शिफ्ट हो जाता है माय डियर फ्रेंड, तो रूढ़िवाद की ओर आके क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो अब बात करते कि आखिर रूढ़िवाद क्या है। तो क्वेश्चन आएगा कि आखिर रूढ़िवादी सरकार कब का स्थापना किया गया। तो 1815 में जब नेपोलियन की हार होती, गौर की जगह नेपोलियन की हार कब हुई, 1815 में। उसके बाद किस विचारधारा का सरकार बना, तो रूढ़िवादी विचारधारा का सरकार बना। तब समझते कि आखिर रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे रूढ़िवाद का मैंने लिखा है कि ऐसा राजनीतिक विचारधारा जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, इसी विचारधारा को क्या बोलेंगे, रूढ़िवाद बोलेंगे। अब ध्यान से समझना इनका। अब देखो यहाँ पे क्या है, परंपरा, यानी कि मान लो कि जैसे एक परंपरा चलती आई है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा के समर्थक जो भी है, जो कुलीन वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, उनको विशेष अधिकार दिया जाएगा, तो ये परंपरा है। और जो संस्थागत जो भी संस्थाएं बनाई गई, जैसे राजा का उत्तराधिकारी राजा होगा, राजा का जो संस्था है, जो सैनिक है, जो कुलीन वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, उनका, और जो पुराने रीति रिवाज है उनको ये लेके चलने वाले थे। क्यों, क्योंकि उदारवाद का जो परिवर्तन आया उससे कहीं ना कहीं इनके मन में वो विचारधारा शामिल हो गया कि उदारवाद से हमें हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो बोला गया ना कि देखो, अगर आप मान लो कि आप नए खून के हो, आप नए आइडिया वाले लोग हो और आप अपने समाज में कोई एक नया आइडिया, एक विचारधारा देते हो,
और आप उस विचारधारा में किसी तरह से फेल हो जाते हो, किसी तरह से क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। तो जो बूढ़े आदमी लोग होते हैं ना, जो पुराने विचारधारा के लोग होते हैं, वो लोग अक्सर बोलेंगे कि मैंने बोला था कि ऐसा मत करो, इस काम को ऐसे करो तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो यही जो पुराने विचारधारा के लोग हैं वही लोग क्या थे, रूढ़िवादी। जब मध्यम वर्गों का जब सोच और जब शिक्षित वर्गों का सोच परिवर्तन लाया और उस परिवर्तन के फलस्वरूप जब लोगों ने देखा कि इससे हमें और ज्यादा शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे जो पुराने विचारधारा के लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हमारे जो भी परंपरा और जो भी संस्थागत जो भी स्थापित संस्थाएं हैं और जो भी रीति रिवाज है उनको ही लेकर चलना है और जल्दी से बदलाव नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे क्या करना है, हमको विकास को प्राथमिकता देना है। ये जो है रूढ़िवादी की विचारधारा थी। अब समझिएगा, जैसे मैं बात करूंगा तो इनका मानना था कि जैसे जो राजतंत्र को जो खात्मा कर दिया गया, और मैं बोलूंगा कि जो राजतंत्र को खात्मा करके प्रजातंत्र का जो स्थापना किया, और नेपोलियन ने जो प्रजातंत्र को ऐसा मैनिपुलेट किया कि वो प्रजातंत्र ना लग के वो राजतंत्र व्यवस्था जैसे लग रहा था, तो इनका बोलना था कि राजतंत्र को फिर से बहाल किया जाए, चर्चों की शक्ति को पुनः स्थापित किया जाए, सामाजिक में जो उच्च नीचता है उसको बरकरार रखा जाए, उसको बनाए रखा जाए, और संपत्ति और जो संपत्ति है और जो परिवार है उसको बना के रखा जाए। यानी कि संपत्ति और परिवार का मतलब जिसके पास संपत्ति है वो मालिक है। यानी कि आपको पता होगा कि जो कुलीन वर्ग है वो लोग क्या होता था, जमीन का मालिक होता था। तो कुलीन वर्ग यानी कि संपत्ति और परिवार को क्या करी जाए, बना के रखा जाए। ऐसे विचारधाराओं के क्या थे, वो समर्थक थे। आप समझिएगा कि एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाह, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद और भू दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों का शक्ति प्रदान कर सकता था। यानी कि जो ये उदारवाद के बाद जो रूढ़िवादी विचारधारा आया, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराबी हुआ। लेकिन जो नेपोलियन के द्वारा जो उदारवादी तरीका लाया, जिसमें हम लोग देखोगे कि आधुनिक सेना को लाया गया, कुशल नौकरशाह को लाया गया, गतिशील अर्थव्यवस्था बनाया गया, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बहुत तरह के रेलवे लाइन वगैरह का विस्तार किया गया, सामंतवाद व्यवस्था और जो भूदासत्व जो है जिसको समाप्त कर दिया गया। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो ये यूरोप में जो निरंकुश राजतंत्र है उसको खराब लगा और इन्होंने फिर से क्या किया कि इन सारी चीज़ों को बहाल किया और अपने आप को कंट्रोलेशन किया और अपने आप को पावर देने का काम किया। अब इसी बीच क्या होता है कि जब नेपोलियन की हार हो जाती है, तो जो लोग रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक थे वो लोगों ने क्या किया, एक संधि किया, और इस संधि का नाम क्या है, वियना संधि। क्या, ट्रीटी ऑफ वियना। और इससे हर साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ट्रीटी ऑफ वियना से आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए आपको हमेशा ही मिलेगा। तो आखिर क्या है ट्रीटी ऑफ वियना, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि वियना संधि हुआ क्या, कब था। तो वियना संधि 1815 में हुआ। कब? जब नेपोलियन हार जाता है। तो नेपोलियन को हराने वाले जो भी यूरोप के शक्ति थे, जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, जैसे जो भी यूरोप के जो शक्तिशाली जो देश थे या जो मैं बोलूँगा राजा था, उन्होंने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को हराया। और उसके बाद इन्हीं शक्तिशाली ताकतों ने क्या किया कि एक समझौता करने के लिए वियना नाम की एक जगह है जहाँ पे ये लोग एकत्रित हुए, और यहाँ पे जो संधि हुआ, इस संधि का नाम हो गया वियना संधि। तो हुआ कब? 1815 में। और किन किन लोगों के द्वारा? तो आपका नेपोलियन, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, जो भी यूरोप के उस समय ताकतवर जो शक्तिशाली थे, उन्हीं के साथ क्या हुआ, वियना संधि हुआ। अब बात है कि वियना संधि जो हुआ वो कहाँ हुआ था। तो वियना संधि हुआ था आपका कहाँ, कि मैंने आपने बोला वियना में। और इसका मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था कौन, ड्यूक मेटरनिक ने किया था। अब देखिए ड्यूक मेटरनिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, जो कि हम लोग पीछे नीचे जाके करेंगे। ड्यूक मेटरनिक कौन था, नेपोलियन कौन था, बाकी सब हम लोग करेंगे। ताकि क्वेश्चन सीधा सीधा आपका बोर्ड पूछता है कि बताइए नेपोलियन जो मैं बोलूंगा वियना संधि का जो मेजबानी है वो किस राजा ने किया है, किसके द्वारा किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, उसका क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिक के द्वारा किया गया। अब ये संधि हुआ कब? तो संधि जो है 1815 में तैयार किया गया। तो आखिर इस संधि में कुछ तो मुख्य बातें थी, तो बात करेंगे संधि के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। तो कई सारे बदलावों को समाप्त करना था जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुआ था। यानी कि नेपोलियन ने जो भी युद्धों के दौरान बदलाव किया, उन बदलावों को हटाना था और फिर से नए तरीके से शासन के बागडोर को चलाना था, जिसमें रूढ़िवादी विचारधारा शामिल हो। कैसा विचारधारा शामिल हो? रूढ़िवादी विचारधारा शामिल हो। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आखिर नेपोलियन युद्धों में किस तरह का परिवर्तन हुआ? तो हम लोगों ने देखा था कि नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्रों को ज्यादा कुशल बनाने के लिए क्या क्या बदलाव किया, जो कि हम लोग ने टॉपिक पे देखा था। तो वही बदलावों को चेंज किया गया, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर कब हुआ, तो
तो 1815 में क्या गया, किसने किया, चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने मेजबानी किया था। और किन के बीच हुआ था, तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुआ था, और नेपोलियन के बीच में क्या हुआ था, ये संधि की गई थी। तो बदलाव क्या हम लोग उस पर बात करेंगे, बदलाव, वियना संधि में बदलाव। तो सबसे पहले बदलाव क्या क्या किया, तो चूंकि जब नेपोलियन जीता तो बुर्बो राजवंश का खात्मा हुआ, तो सबसे पहले क्या किया गया, बुर्बो राजवंश को सत्ता पे फिर से बहाल किया गया। सबसे पहला काम किया, सबसे पहला बदलाव किया। उसके बाद क्या किया कि फ्रांस से उन इलाकों को छीन लिया गया जिन्हें नेपोलियन ने क्या किया था, कब्जा किया था। अब नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को जीता, तो अब मान लो कि नेपोलियन जिन क्षेत्रों को जीता वो किसका होगा, फ्रांस का होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जिन क्षेत्रों को नेपोलियन ने जीता था उन क्षेत्रों को इन्होंने आपस में बांट लिया, और फ्रांस को उन क्षेत्रों का एक टुकड़ा भी इन्होंने क्या क्या नहीं दिया। फिर अगला क्या करता है कि नेपोलियन ने जिस तरह का बदलाव किया और जिस तरह का अपने शासन पद्धति को चुना और अपने पूरे के पूरे क्षेत्र का विस्तार किया, तो इनको लगता था कि फ्रांस का फिर से इस तरह का विस्तार ना हो, इसलिए फ्रांस के सीमाओं पर कई राज्य बनाए गए। और कारण क्या है कि भविष्य में फ्रांस क्या ना कर पाए, ऐसा फिर से विस्तार ना कर पाए, इसलिए इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के सीमाओं पर अनेक राज्यों का स्थापित कर दिया। अब आपका मानना है कि सर राज्य कौन कौन से सर, तो गौर कीजिएगा, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, और नीदरलैंड के साथ क्या कर दिया गया कि बेल्जियम को शामिल कर दिया गया। यानी कि फ्रांस जो है, मान लो ऐसा फ्रांस है, और फ्रांस को अगर हम लोग इस तरह से बांटेंगे तो ये आपका उत्तर होगा। तो उत्तर में क्या किया, आपका नीदरलैंड एक राज्य स्थापित किया, और इसके साथ बेल्जियम को क्या क्या शामिल कर दिया, जो कि फ्रांस के साथ सटा हुआ था। तो यहाँ पे किया, और बेल्जियम को क्या किया, नीदरलैंड के अंदर कर दिया। नीदरलैंड पे जो कब्जा था वो किसका हो गया, तो सॉरी बेल्जियम पे जो कब्जा था वो किसका हो गया, तो नीदरलैंड का क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब दक्षिण में क्या किया, पोलैंड का राज्य स्थापित किया गया, और इसके साथ क्या किया गया, जनेवा को शामिल कर दिया गया। यानी कि इस तरह अगर फ्रांस है मान लिया जाए, तो उत्तर में हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर में नीदरलैंड, और इसके अंदर में क्या किया गया, बेल्जियम को दे दिया गया। उस तरह दक्षिण में क्या किया गया, पिडमोंट का राज्य स्थापित किया गया, और इसके अंदर फ्रांस के अंदर जो एक राज्य था, या मैं बोलूँ एक प्रांत था जिसका नाम था जनेवा, उसको क्या कर दिया गया, इसके हवाले कर दिया गया। और पश्चिम में क्या किया गया, प्रसा को महत्वपूर्ण इलाका दे दिया गया। यानी कि पश्चिम में प्रसा का राज्य स्थापित किया गया, और इसके अंदर जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का क्या कर दिया गया, नियंत्रण जो है सौंप दिया गया कि उत्तरी इटली में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रिया जो अपना शासन भाग संभालेगा। वही बात की जाए पूर्व में, तो पूर्व में क्या किया गया, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। पोलैंड को क्या किया गया, रूस का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को क्या कर दिया गया, सैक्सनी का हिस्सा प्रदान कर दिया गया। और प्रसा पे उस समय नियंत्रण किसका था, तो हम लोगों ने देखा तो प्रसा को महत्वपूर्ण इलाका दे देगा, जबकि ऑस्ट्रिया को क्या कर देगा, इटली का नियंत्रण सौंपा गया। और वही प्रसा क्या किया, सैक्सनी को क्या किया, अपने अंदर ले लेता है। तो इतने सारे बदलाव हुआ। पहला बदलाव क्या किया गया, तो भाई जो भी फ्रांस में बुर्बो राजवंश था उसको फिर से बहाल कर दिया गया, और फ्रांस से उन इलाकों को छीन लिया गया जिन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने कब्जा किया था। साथ में फ्रांस के सीमाओं के अलग अलग कई राज्यों का स्थापना किया गया, जिससे फ्रांस में क्या हो कि फिर से उस तरह का विस्तार फ्रांस ना कर सके। और हम लोगों ने क्या देखा कि पूर्व में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया और बेल्जियम को उसमें शामिल कर दिया। दक्षिण में पिडमोंट का राज्य स्थापित किया और जनेवा को उसमें मिला दिया गया। पश्चिम में प्रसा का राज्य बनाया गया, और वहीं पे जो आपका इटली है उसका नियंत्रण किसको दे दिया गया, तो ऑस्ट्रिया जो है उसको उत्तरी इटली का क्या तक सौंप दिया गया, आपका नियंत्रण सौंप दिया गया। और पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, और प्रसा को सैक्सनी का क्या कर दिया गया कि एक हिस्सा जो है प्रदान कर दिया जाता है। और इस तरह से कई बदलाव किए गए, लेकिन एक बदलाव नहीं किया गया। और बदलाव क्या था कि नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया था उसको बरकरार रखा गया। तो क्वेश्चन कभी पूछ जाता है कि वियना संधि में किस परिवर्तन का बदलाव नहीं किया गया, तो अब क्या बोलोगे कि नेपोलियन के बनाए 39 राज्यों का जो एक महासंघ था उसको बरकरार रखा गया, उसको नहीं तोड़ा गया। तो आपका क्या गया, 39 राज्यों का परिवर्तन। आप समझिएगा कि इस तरह का जो परिवर्तन हुआ, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं गलत था, लोगों का मानना था, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे उनको अच्छा लगता था और बहुत सारे लोगों को यह परिवर्तन खराब लगता था। तो जिन लोगों को परिवर्तन अच्छा लगता था वो कैसे विचारधारा का थे, तो वो रूढ़िवादी विचारधारा के थे। लेकिन जिन लोगों ने परिवर्तनों को देखा और परिवर्तनों से बहुत कुछ सीखा, उनको परिवर्तन अच्छा लगता था। यानी कि ऐसे लोग जो उदारवाद विचारधारा के थे उनको परिवर्तन बहुत अच्छा लगता था। तो अब ये जब परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन कहीं ना कहीं किन्हीं को अच्छा लगा, किन्हीं को चुभ रहा था। तो जो चुभ रहा था उनको बदलाव चाहिए था, उनको क्या चाहिए था, बदलाव चाहिए था। और जिनको चुभ नहीं रहा था उनको बदलाव नहीं चाहिए था। तो जो लोग बदलाव चाह रहे थे वो लोग अपना आवाज ना उठा पाए, इसीलिए क्या किया गया, एक
कानून लगाया गया, और वो कानून क्या था? सेंसरशिप का कानून। क्या था? सेंसरशिप का कानून। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है माय डियर फ्रेंड कि सेंसरशिप का कानून क्या है और इसे क्यों लगाया गया, इसे किस कारण से लगाया गया, या लगाने का क्या कारण था, यह आपका क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। तो मैं बात करूंगा कानून के बारे में कि सेंसरशिप कानून क्या है। तो गौर कीजिएगा कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था आपकी पूरी की पूरी निरंकुश थी। तो चूंकि हम लोगों ने फ्रांस में जो वियना संधि हुआ नेपोलियन के साथ, उससे हम लोगों ने देखा, तो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। इसलिए प्रतिनिधियों ने आलोचना और असहमति के कारण होने वाले उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाए, और इन्हीं सवालों को दबाने के लिए क्या कर दिया गया कि इस कानून को सरकार ने लागू कर दिया। तो मैंने क्या बोला कि 1815 में जो शासन जो संभाला गया, जो शासन व्यवस्था लागू किया गया, वो एक प्रकार से कैसा था? निरंकुश था। तो जो निरंकुश था, तो अब इस पे सवाल ना उठे, इसलिए उन प्रतिनिधियों ने क्या किया? अपनी आलोचनाओं को और असहमति को दबाने के लिए क्या कर दिया गया कि एक नया कानून पारित किया गया, जिसे क्या कहा गया? सेंसरशिप का कानून। क्या कहा गया? तो अब बात करेंगे कि आखिर इसको लगाने का उद्देश्य, तो हम लोगों ने बोला कि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि सेंसरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अखबारों, किताबों और नाटक गीतों के वक्त, है ना, क्या है देख सकते हो, मैं क्या बोलूंगा कि अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों या विचारों पर नियंत्रण लगाना था जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्र और मुक्ति का विचार क्या हो? झलकता हो। यानी कि ऐसी विचारधारा जो रूढ़िवादी विचारधारा के ऊपर सवाल उठाता हो, उन सारे विचारधाराओं को क्या था? दबाना इनका मकसद था। तो आखिर कहा गया है कि आखिर कोई चीज गलत होता है तो वो गलत ही होता है ना माय डियर फ्रेंड, वो तो गलत होता है। तो आखिर वो जो गलती हुआ, तो आखिर उस गलती का कोई ना कोई परिणाम हुआ होगा। तो गलती का परिणाम क्या था? 1815 के बाद क्रांतिकारियों का एक दौर आया, और इस दौर ने क्या किया? पूरा का पूरा जो उदारवादी जो विचारधारा था उसको सामने लाया, और रूढ़िवादी विचारधारा को क्या किया? जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। तो आखिर 1815 के बाद क्रांति का दौर आया, वो कैसा था? हम लोग थोड़ा इस पे बात करते हैं। तो चूंकि देखा कि हम लोगों ने 1815 में जिस तरह का परिवर्तन आया, उसने फिर से निरंकुश शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। तो कहीं ना कहीं 1815 के वर्षों के बाद दमन के भय से अनेक सारे उदारवादी, राष्ट्रवादी जो लोग थे, वो लोग क्या हो गए? भूमिगत हो गए। वो लोग छुप जाते हैं मार्केट में जाके कि अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको कुछ ना कुछ कर देगा, हमें मार दिया जाएगा या कोई ऐसी पद्धति कर दी जाएगी जिसके कारण हम लोग देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे। तो 1815 के बाद जो भी उदारवादी, राष्ट्रवादी नेता थे, वो लोग क्या हो जाते हैं? भूमिगत हो जाते हैं। अब वो भूमिगत होने के कारण क्या करते हैं? देखो, कोई भी अगर कोई नेता, अगर मान लो कि वो क्रांति के दौर से गुजर रहा है, तो उसको क्रांति बहुत प्रिय होगा। तो जो लोग भूमिगत हो जाते हैं, तो जो लोग भूमिगत हो गए, उनका बहुत ज़्यादा प्रयास था। तो प्रयास क्या था? तो बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को परीक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए जो भी लोग भूमिगत हो गए, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो भूमिगत हो गए, जो स्वतंत्रता के विचारधारा को लेकर चलते थे, जब वो लोग क्या हो जाते हैं कि जब वो लोग गायब हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, तो उनके मन में वो था कि क्रांति फिर से चलना, भाई फिर से क्रांति चले। तो क्रांति लगातार चले, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारियों को परीक्षण देने के लिए और विचारों का प्रचार करने के लिए गुप्त संगठन बनाना शुरू कर दिया। अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे गुप्त संगठन के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे। एक महान क्रांतिकारी नेता था जिन्होंने बहुत ज़्यादा गुप्त संगठन बनाया था। अब बात करेंगे आगे। तो इस समय क्रांतिकारी, अब जिस समय ये गुप्त संगठन बन रहे थे, 1815 का बात है, जब वियना संधि हुआ और जब बदलाव हुआ, जब सेंसरशिप का कानून लागू कर दिया गया, तो इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि उन राजतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद क्या कर दिया गया था? स्थापित कर दिया गया। तो अगर आप किसी भी राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको राजद्रोह का आरोप लगा दिया जाएगा और आपको देश से निकाल दिया जाएगा। तो चूंकि ये डर सबके मन में था कि अगर हम लोग आज क्रांति करते हैं और क्रांति के फलस्वरूप अगर हमें फांसी सजा दिया जाता है या राजद्रोह दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग ये देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे। और साथ ही साथ इनके मन में यह भी भय था कि क्रांतिकारियों का यह भी मानना था कि स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और लगातार संघर्ष करना होगा, तभी जाके क्या होगा कि हम लोग आज़ाद हो पाएंगे, ऐसा इनका मानना था। तो आखिर
ये जो स्वतंत्र होकर और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर यानी कि लगातार सब कुछ त्याग कर जो क्रांति करने का जो भाव था, ऐसी अनेक क्रांतिकारियों के मन में था। लेकिन ये जो सेंसरशिप का कानून लगा और ये जो राजतंत्र व्यवस्था का जो विरोध होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे नेता भूमिगत हो गए। और ऐसा ही एक नेता था जो भूमिगत हुआ और उसका बहुत ज़्यादा विख्याति, उनका बहुत ज़्यादा ख्याति हुआ, जिनका नाम था जोसेफे मैत्सनी। क्या नाम था? जोसेफे मैत्सनी। तो आपके बुक में क्वेश्चन है कि जोसेफे मैत्सनी पर टिप्पणी करें, और क्वेश्चन आपका पूछता है। तो सबसे पहले एक समरी देखते हैं कि जोसेफे मैत्सनी के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि जोसेफे मैत्सनी क्या थे? एक क्रांतिकारी थे। जिस तरह 1815 के बाद जो क्रांतिकारी का दौर आया, तो उस तरह के क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म हुआ था 1807 में। कहाँ पे हुआ था? जनेवा में हुआ था। कहाँ पे पूछा जाता है कि जोसेफे मैत्सनी का जन्म कब हुआ? 1807 में। और किस शहर में हुआ? तो आपका बोलोगे कि जनेवा शहर में हुआ। और ये जो थे मैत्सनी जो थे, वो कार्बोनरी जो एक गुप्त संगठन था जिसका सदस्य था। अब वह ये चर्चा का क्यों विषय बना? तो चर्चा का विषय बना क्योंकि इटली का एक महान क्रांतिकारी था, जिन्हें क्या कर दिया गया? 24 वर्ष की उम्र में इनको राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको देश से निकाल दिया गया 24 साल की उम्र में। इसीलिए क्या हुआ? इनको ख्याति मिला और इनके द्वारा गुप्त संगठन बनाया गया था, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। तो पूछा जाता है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो जोसेफे मैत्सनी के द्वारा किया था। एक छोटा सा समरी मैंने आपको दिया। अब हम लोग बात करते थोड़ा इसके बारे में जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या? जोसेफे मैत्सनी पर टिप्पणी करें तो मैं बात करूंगा। जोसेफे मैत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 ईस्वी में जनेवा में हुआ था। और जोसेफे मैत्सनी जो था वो कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था, या मैं बोलूंगा कि वहां का एक सदस्य था जिसका हिस्सा था, पार्ट ऑफ मेंबर था। इन्होंने क्या किया था कि लिगोरिया में क्रांति किया था। तो लिगोरिया में क्रांति के कारण मैत्सनी को 24 साल की युवावस्था में बहिष्कृत कर दिया गया था और इनको देश से निकाल दिया गया था। कब का बात है? तो लिगोरिया की एक क्रांति है। कब की लिगोरिया की क्रांति? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि किस क्रांति के बाद जोसेफे मैत्सनी को बहिष्कृत कर दिया गया था? तो लिगोरिया की क्रांति के बाद कितने उम्र में? तो 24 साल की उम्र में इनको क्या कर दिया था? देश से बाहर कर दिया जाता है। और इस उम्र में लोग जो होते हैं अपने सोना बाबू के चक्कर में पड़े रहते हैं माय डियर फ्रेंड। आप समझिएगा, मैंने क्या बोला था कि इनके द्वारा जिसके बाद जब इनको 24 साल की युवावस्था में जब बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्होंने क्या करते हैं? जोसेफे मैत्सनी के 2 भूमिगत संगठनों का स्थापना करते हैं। और ये जो 2 भूमिगत संगठन है, जिनका सबसे पहला संगठन क्या था? यंग इटली, जिसका स्थापना मरसई में होता है। कहाँ होता है? मरसई में करते हैं। और दूसरा जो संगठन है माय डियर फ्रेंड, जिसका नाम क्या है? यंग यूरोप। तो पूछा जाएगा कि बताइए जोसेफे मैत्सनी के द्वारा पहला गुप्त संगठन आप क्या बोलोगे? यंग इटली। स्थापना कहाँ हुआ? मरसई में। और दूसरा क्या था? यंग यूरोप, जिसका स्थापना कहाँ होता है? बर्न में। तो यंग यूरोप का आपका डेट पूछता है। बताइए यंग यूरोप जो है आपका गुप्त संगठन जो मैत्सनी ने किया था, उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1833 में हुआ है। इसका क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। अब बात करेंगे तो देखो, जब मैत्सनी के द्वारा जब ये पूरा का पूरा एक विचारधारा गुप्त संगठन के द्वारा बनाया गया, क्योंकि ये उदारवादी विचारधारा का था और गुप्त संगठन बनाया ही इसलिए जाता था ताकि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए और इनको क्रांतिकारी के रूप में देश के सामने आगे ले आ जाए, और जो भी बन सके हम लोग वो करेंगे ताकि देश क्या हो? आजाद हो। तो मैत्सनी का जो गुप्त संगठन का जो सदस्य था वो कहाँ कहाँ का युवा था? ये आपके मन में क्वेश्चन होता होगा। तो इटली, फ्रांस, जर्मन और पोलैंड राज्यों का जो नेपोलियन जो आपका जोसेफे मैत्सनी जैसा जो सोचने वाला और समझने वाला जो विचारधारा के जो लोग था, वहां के जो युवा थे वही लोग क्या थे? मैत्सनी के इन दोनों संगठनों का सदस्य था। तो कहाँ का? इटली, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का क्या था? वो लोग सदस्य था। आप बात को समझिएगा। मैत्सनी का सबसे अच्छा एक विचारधारा था कि मैत्सनी का मानना था कि मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र क्या है? मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, कि अगर भगवान नहीं चाहेगा तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। और ये जो पूरा का पूरा राष्ट्र जो है वो मनुष्यों पे टिका है, यानी कि मनुष्य जो बोलेगा, जो व्यक्ति बोलेगा वही होना चाहिए, ना कि राजा होना चाहिए, ना कि जो राजा बोलेगा वो होना चाहिए था। ऐसा मैत्सनी का मानना था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी अलग अलग जो भी क्षेत्र था, इटली का जो बटा हुआ क्षेत्र था, तो इन्होंने क्या किया था कि इटली के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक एकीकृत गणतंत्र बनाने का मॉडल जो है प्रस्तुत किया था। और ये प्रस्तुत बाद में इतना चर्चित हुआ कि इस मॉडल को इटली के एकीकरण का मॉडल कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो जोसेफे मैत्सनी के द्वारा इस मॉडल का प्रस्तुत किया गया था। अब बात को समझिएगा कि जो मैत्सनी ने जो मॉडल तैयार किया,
जो भी इटली का एकीकरण का जो मॉडल तैयार किया कि हम लोग इस प्रकार से इन क्षेत्रों को जीतेंगे, इस तरह से हम लोग करेंगे तो इटली का क्या होगा, एकीकरण होगा। तो ये जो एकीकरण का मॉडल जो तैयार किया, इसका देखा देखी जर्मन में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में भी क्या कर दिया गया, गुप्त संगठन बनाया गया। और उन क्षेत्रों में भी क्या कर दिया गया कि नए नए मॉडल पेश हुए जिनसे इन क्षेत्रों का एकीकरण हो सके और ये लोग गणतंत्र बन सके। तो जब नेपोलियन का जो एकीकरण का मॉडल जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो जो कि ड्यूक मेटरनिक हम लोगों ने देखा कि जो चांसलर था ऑस्ट्रिया का, जिन्होंने पूरा का पूरा मेजबानी किया था वियना संधि का, इन्होंने क्या किया, मैथ्सनी को कहा कि अगर मैथ्सनी रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है भाई। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रेस में बताया कि हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई है तो कौन है, जोसेफ मैथ्सनी। ऐसा टिप्पणी मेटरनिक ने किया था। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए मेटरनिक ने मैथ्सनी को क्या कहा, तो हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। और पूछा जाएगा टिप्पणी किसने किया था, तो ड्यूक मेटरनिक ने किया था। कहाँ का चांसलर है, तो आप क्या बोलोगे माय डियर फ्रेंड, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है, ड्यूक मेटरनिक आपका चांसलर है। अब आगे बात करेंगे। तो अगला टॉपिक आपका क्या है, क्रांति का युग 1830 से 48 के बीच में। और इसी समय हमको ये जो है आपका अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपका आने वाला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम लोग ले रहे हैं, साथ में मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट कर देता हूं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पहले आपको पता होगा कि साइंस का और साथ में एसएसटी का पीडीएफ दोनों मिलाकर 299 रुपये जिसका रेट रखा गया था, अभी वो ऑफर खत्म हो गया। अब केवल आपको एसएसटी का, जिसमें एसएसटी में आपको मैं बता दूं तो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का आपको हर चैप्टर का आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में एमसीक्यू जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो भी वीवीआई क्वेश्चन है आपको उस तरह का पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें वीकली टेस्ट होगा आपका, और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ 7717704978 पे आप कॉल कर इस पीडीएफ की डिटेल्स जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। कोई आपको जानकारी चाहिए तो आपको पूछना है, ताकि मैं वो सारी जो डिटेल्स है मैं आपको अगले वीडियो में बता पाऊँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।